हेलो एवरीवन, मैं शोर आ गया हूँ आपके सामने आज एक सरप्राइज सीरीज लेके, जो कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस करा था, बोला भी था। और जो कि होगी अब बेसिक लॉज या मूल विधि की। ठीक। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीआईएल, मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पीआईएल होता क्या है, सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं हमें, कि पीआईएल क्या है, पीआईएल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, पीआईएल की ग्लोबल हिस्ट्री क्या है, पीआईएल की इंडिया के अंदर ग्रोथ कैसे हुई या इंडिया के अंदर कैसे आया, और पीआईएल की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मेन फीचर्स क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज पीआईएल, पीआईएल है क्या। तो पीआईएल का मतलब होता है जो एक जनहित याचिका, जो एक मुकदमा बोल सकते हैं जिसको, जो किसी भी लोक हित में या सार्वजनिक हित में या फिर समस्त जनता के हित से जुड़े हुए किसी भी मामले के लिए करी जाती है, दायर की जाती है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इन जगहों पर। ठीक है। तो एक मोटी सी चीज हम समझ लेते हैं कि पब्लिक वेलफेयर को फोकस करने के लिए ये पीआईएल का हम यूज करते हैं। ठीक है। मतलब कह सकते हैं जैसे शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा मतलब, तो शिक्षा का मुद्दा क्या है, ये एक पीआईएल के मामले के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है। अब कैसे आ जाता है? क्योंकि पीआईएल तो, वो शिक्षा तो सार्वजनिक रूप से है, समस्त जनता के लिए है, और ये समस्त जनता के हित के लिए होती है। तो इसलिए शिक्षा हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब पीआईएल के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। ये तो है पीआईएल। अब पीआईएल का ग्लोबल हिस्ट्री क्या है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पीआईएल की उत्पत्ति जो हुई थी, मतलब कि पीआईएल जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था 1960 के अंदर, अमेरिका से स्टार्ट। ठीक है। और अमेरिका में किस वजह से स्टार्ट हुआ था? अमेरिका में एक कानूनी सहायता आंदोलन चल रहा था, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लीगल एड मूवमेंट। ठीक है। और पीआईएल उसी का एक हिस्सा था। अब पीआईएल को वहां पर कहा गया जाता था, अमेरिका में। अमेरिका में पीआईएल का नाम था सोशल एक्शन लिटिगेशन। ठीक। और अमेरिका में ये मुख्य रूप से जो मतलब आया था, वो आया था नागरिकों के अधिकार, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स उनके, पीपल के, और एनवायरमेंटल संरक्षण के लिए ये इससे संबंधित आया था। ठीक। अब होता क्या है फिर, इंडिया के अंदर कैसे ओरिजिन हुआ इसका? इंडिया के अंदर ओरिजिन होता है पीआईएल का 1970 में, 1970 में। ठीक है। जब लोकस स्टैंडी, जो कि एक इसका मेन फीचर है, जब लोकस स्टैंडी को जो है वो थोड़ा सा इजी कर दिया गया, कि हाँ भाई, कोई भी अगर सार्वजनिक मुद्दा है कोई भी, उसको लेके वो आप वो कर सकते हो, पीआईएल दर्ज कर सकते हो। अब क्या होता है, भारत के अंदर संविधान का अनुच्छेद नंबर, मतलब आर्टिकल नंबर 39A है, जो कि प्रोवाइड करवाता है निशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है। आर्टिकल 39 के अंदर, 39A के अंदर, 39A के अंदर हमें फ्री लीगल एड की पॉलिसी देखने के लिए मिलती है। फ्री लीगल एड। ठीक है ना? मतलब कि हम फ्री में किसी भी कानूनी सहायता का प्रावधान कर सकते हैं। अब 1980 के अंदर क्या होता है, जब इमरजेंसी लग गई थी, उसके बाद में क्या हुआ, न्यायपालिका ने जनता का विश्वास जीतने के लिए, मतलब कि जो कोर्ट है, उन्होंने एक आम आदमी का विश्वास जीतने के लिए पीआईएल को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपना लिया गया। मतलब क्या, पीआईएल को एक्सेप्ट कब करा था? 1980 के अंदर, 1980 के अंदर पीआईएल एक्सेप्ट करी गई इंडिया के अंदर। और आई कब थी? 1970 के अंदर यहाँ पे ओरिजिन हुआ, बट एक्सेप्ट करी 1980 के अंदर। ठीक। यहाँ पे ओरिजिन। अब चलते हैं आगे इसमें। अब यहाँ पे जैसे लिखा भी है, जेनेसिस एंड पियोनियर्स सीज डाउन, मतलब कि पीएल के विकास में योगदान किस किस का रहा।
तो सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो रहा जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर का, और हमारे जस्टिस पी एन भगवती का। ये सबसे ज्यादा योगदान रहा इनका, किसको, पीआईएल को, एक पीआईएल का सीड लगाने में, मतलब पीआईएल का बीज लगाने में। ठीक है, इनके इन्हीं दोनों लोगों के प्रयासों की वजह से सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्रांतिकारी उपकरण के रूप में पीआईएल को स्थापित करा गया। ठीक, ये लिखा आप, जस्टिस पी एन भगवती है, एसपी गुप्ता एंड यूनियन, ये तो इस केस का है। ठीक है, ये केस का है। अब सब, अब ये फादर ऑफ पीआईएल अगर पूछ लेते हैं तो फादर ऑफ पीआईएल है कौन, पी एन भगवती। और ये रहा जस्टिस पी एन भगवती एंड जस्टिस कृष्ण अय्यर। बट फादर अगर पर्टिकुलरली पूछ ले कि फादर ऑफ पीआईएल कौन है, तो पी एन भगवती, और मदर ऑफ पीआईएल पूछ लिया जाए तो कपिला हिंगोरानी। ये सबसे फर्स्ट और सबसे मेजर पिटीशन रही इनकी, कपिला हिंगोरानी की, जो कि बिहार के जेल से रिलेटेड थी। और इनकी पिटीशन के वजह से 40,000 से भी ज्यादा प्रिजनर्स रिलीज हुए थे जेल से, क्योंकि उनके ऊपर वो अत्याचार हो रहा था। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब लैंडमार्क केसेस ऑफ पीआईएल इन इंडिया, जैसे हुस्न आरा खातून का केस हो गया था 1979 के अंदर। इसको, इसके अंदर तारीख थी इस केस की 9 मार्च 1979। ठीक है, और इसके याचिकाकर्ता कौन थी, कपिला हिंगोरानी, जो कि मैंने अभी बताया मदर ऑफ पीआईएल, मदर ऑफ पीआईएल। ठीक है, कौन थी, कपिला हिंगोरानी। और ये हुसनारा खातून जो क्या नाम है केस था, ये था आर्टिकल 21 से रिलेटेड, आर्टिकल 21 रिलेटेड। इसी से हम अब रिलेट करते हुए चलेंगे अपने पॉलिटी को भी। आर्टिकल 21, अभी मैंने आर्टिकल 21 आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हमारी पॉलिटी वाली वीडियो के अंदर, तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस हुसनारा खातून 1979 का केस में जज कौन थे। अब इस केस के अंदर जज थे जस्टिस पी एन भगवती जी और डी ए देसाई। तो अब हम याद रखना है कि केस किसका आया है, हुसनारा खातून का। ठीक है, और ये किसके वर्जिस था, वर्जिस बिहार सरकार, बिहार। ठीक है, अब ये था किस लिए, ये था इन ह्यूमन प्रिजन कंडीशंस एंड अंडर ट्रायल्स, मतलब कि बिना ट्रायल के लंबी कैद और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है क्या, मतलब कि क्या बिना ट्रायल लंबी कैद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है क्या। अब होता क्या था इसमें, कई कई टाइम तक बहुत लंबा लंबा केस चलता रहता था, और कैदी जो थे वो सिर्फ ट्रायल पे ही चल रहे थे। ठीक, तो फैक्ट क्या था इसके बारे में, बिहार जेलों में हजारों अंडर ट्रायल कैदी बिना ट्रायल के, मतलब उनका ट्रायल ही नहीं हुआ, सालों से कैद थे, कई सजा से ज्यादा समय काट चुके थे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो लिखा भी है, रिकॉग्नाइज राइटली टू स्पीडली ट्रायल अंडर आर्टिकल 21। मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। ओवर 40,000 अंडर ट्रायल रिलीज। अब इसके अंदर हुआ क्या, 40,000 से ज्यादा जो भी अंडर ट्रायल वो थे, लोग थे, उन सबको रिलीज कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट केस आ जाता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूओआई। यूओआई का मतलब हो जाता है यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का संघ। ये केस है 1981 का, और इसके अंदर ये रिलेटेड है कॉलेरिज्म सिस्टम के, उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर भी जस्टिस कौन थे, पीएन भगवती जी थे। इसका महत्व क्या था इस केस का, के पीआईएल को उपचारित उपचारात्मक और प्रतिनिधि स्टैंडी के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। फैक्ट
इसके अंदर क्या है, हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर पर विवाद था ये, जो कि वकीलों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पीआईएल दायर करी। मतलब कि यहाँ पे लिखा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड लोकस स्टेंडी। मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा यह था, क्या जजों के ट्रांसफर में कार्यकारी हस्तक्षेप करना संवैधानिक है? ठीक है। अब पीआईएल में योगदान क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम की नींव रखी गई। अब यहां से क्या आता है, इस वाले केस से कॉलेजियम सिस्टम आता है, COLLRISM, कॉलेजियम, कॉलेरिज्म सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी है, फॉर्मली कोडिफाइड पीआईएल जूरिस्प्रूडेंस एंड रिलैक्स्ड ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडर्ड रूल। अब आ जाते हैं अगला, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ठीक है। अब ये किस चीज से रिलेटेड था, ये था एनवायरमेंट से रिलेटेड केस। सबसे पहले हमें केस के बारे में जानना जरूरी होता है कि ये केस है किस चीज से रिलेटेड और इसके जस्टिस कौन थे। एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे यहाँ लिखा है गंगा पोल्यूशन एंड ओलिजियम गैस लीक। इस केस की डेट है 20 दिसंबर 1986, 20 दिसंबर 1986 या 1987 बोल सकते हैं। ठीक। अब इस केस में हुआ क्या, एस्टेब्लिशमेंट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी डॉक्ट्राइन एंड रोबस्ट एनवायरमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या होता है, इसके अंदर जज थे पीएन भगवती जी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इसका महत्व था, गंगा नदी प्रदूषण रोकने के लिए ऐतिहासिक पीआईएल, पर्यावरणीय पीआईएल को बढ़ावा दिया गया। इस वाले पीआईएल से, हमारा इस वाले केस से पीआई जो एनवायरमेंटल पीआईएल्स थे उनका बढ़ावा दिया गया उनको। अब इसके अंदर फैक्ट्स क्या क्या थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, कानपुर में चमड़ा उद्योग है एक, उन्होंने क्या करा, गंगा के अंदर बिना ट्रीटमेंट करे जो भी उनका वो वेस्ट वाटर निकलता था वो गंगा के अंदर डाल दिया डायरेक्टली, और जिससे क्या होता है, गंगा नदी पोल्यूशन या पोल्यूटेड होती है। अब इसके अंदर मुख्य मुद्दा क्या था, क्या औद्योगिक मतलब कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो भी है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इसमें पीआईएल के अंदर योगदान क्या रहा, पॉल्यूटर पेज आया, पॉल्यूटर पेज को स्थापित किया गया, पॉल्यूटर पेज। ठीक है। और टेनरियो को बंद करने और सफाई करने के आदेश दिए गए। पर्यावरण न्याय को पीआईएल का मुख्य हिस्सा बनाया गया। टेनरिया क्या होती है, टेनरिया वो होती है जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको टेनरिया बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली उसमें डाल देते हैं हम, नदियों में डाल देते हैं। ठीक है। अब आ जाता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये है 1997 का केस, और ये किस चीज से रिलेटेड था, वर्कप्लेस सेक्सुअल हेरिसमेंट। मतलब किसी भी ऑफिस के अंदर कोई भी महिला है, वहां पे सेक्सुअल हेरिसमेंट अगर उसको हो रहा हो, उसके उससे रिलेटेड ये केस था। और ये केस हुआ, केस की तारीख है 13 अगस्त 1997, जो कि लिखा भी है 1997, लिखने की जरूरत नहीं है फिर मुझे। अब इस केस के अंदर जस्टिस कौन थे, जस्टिस थे जे एस वर्मा, जे एस वर्मा, सुजीता वी मोहन मनोहर और बी एन करीपाल। ये 3 जस्टिस थे इस वाले केस के अंदर। इसका महत्व क्या था, मतलब इस वाले केस का महत्व क्या था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा निर्देश दिशा निर्देश जारी किए गए, जो 2013 की यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम का आधार बने। मतलब कि 2013 के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके ये बनाया गया। फैक्ट्स, भवरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो कि बाल विवाह रोकने पर गैंग रेप का खुद ही शिकार हो गई थी। मतलब कि वो बाल विवाह रोकती थी, भवरी देवी नाम की एक महिला थी, और जब वो एक बाल विवाह रोक रही थी तो खुद ही गैंग रेप का शिकार हो गई थी, और न्याय ना मिलने पर उन्होंने पीआईएल को दायर करा था। ठीक है।
अब इसमें मुख्य मुद्दा क्या था? क्या यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? अब इसके अंदर मैंने एक वर्ड का यूज करा, मौलिक अधिकार। तो इसके अंदर केस आर्टिकल रिलेटेड है हमारे, कौन कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। ये सब मैं आपको पॉलिटिकल क्लास में एक्सप्लेन करके समझा दूंगा पूरा। अब पीआईएल में योगदान क्या हुई इसके अंदर? लेट डाउन विशाखा गाइडलाइंस लीडिंग टू पोस्ट एक्ट 2013। अब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संधियां जो होती है, CEDAW, अब ये जैसे मैंने आपको, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से क्लास बना के उसके अंदर बता दूंगा, को भारतीय कानून से जोड़ा, मतलब अब CEDAW को इंडियन लॉ से जोड़ दिया गया, और जेंडर जस्टिस के लिए पीआईएल को शक्तिशाली और पावरफुल बना दिया गया। तो ये हमारे एक लैंडमार्क केसेस थे जो कि पीआईएल के होते हैं। अब पीआईएल की मेन फीचर्स क्या क्या हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पीआईएल का मेन फीचर है हमारा लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी के अंदर क्या होता है, कोई भी जैसे ट्रेडिशनल रूप से अगर हम देखें तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति या जिसका अधिकार का हरण हुआ है, वो ही सिर्फ मुकदमा दायर कर सकता था, ठीक है, पहले। फिर क्या होता है, पीआईएल में लोकस स्टैंडी के नियमों को और ज्यादा इजी करा गया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति या संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनहित में याचिका दायर कर सके। इसका मतलब ये होता है कि एक मान के चलते हैं, हमारे यहाँ पे एक पार्क है, वो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है, ठीक है, तो वो एक सामाजिक हित में चीज हो जाती है। अगर मैं उसके लिए पीआईएल डालने लगा हूं कि मुझे ये पार्क बिल्कुल साफ करवाना है और यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, तो वो एक्सेप्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि वो लोक हित में कार्य हो रहा है, ठीक है। अब लोकस स्टैंडी का प्रतिनिधि स्टैंडी भी होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है, पीड़ित जो है, पीड़ित व्यक्ति के ओर से, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है उसके ओर से कोई और उसका उसके नाम से याचिका दायर करे या उसके केस के लिए याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा लोकस स्टैंडी। जैसे कि मैंने लिखा भी है, एनी थर्ड पार्टी पब्लिक सेपरेटेड सिटीजन और एनजीओ कैन फाइल a petition on behalf of victims who lack financial or legal means। मतलब कि अगर वो फाइनेंशियली भी वीक है, जो भी पीड़ित है, तो कोई भी एनजीओ या कोई भी एक बंदा आके उसके नाम से एक पिटिशन डाल सकता है। अब अगला हमारा लिखा है एपिसोलेटरी ज्यूरिसडिक्शन। अब एपिसोलेटरी ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है? मान के चलो, इस पहले मैं इसका हिंदी नाम भी बता देता हूं, पत्र पत्रिका क्षेत्राधिकार। अरे यार, ये कहाँ लिखा गया? पत्र पत्रिका क्षेत्राधिकार। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी भी कोर्ट के अंदर पत्र समाचार या कोई भी अनौपचारिक संचार, मतलब कि कोई भी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो सकती है या सीडी हो सकती है, तो अनौपचारिक रूप से याचिका के रूप में स्वीकार करा जा सकता है। मान के चलो, एक कोई जेल में बंदा है, उसने, बंद कैदी ने एक याचिका डाली कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मारा पीटा जा रहा है और मेरा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो और वो डायरेक्ट उसने कोर्ट को भेज दी, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को भेज दी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी को बोला है हमने एपिसोलेटरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें उन लोगों को न्याय मिलेगा जिनके पास अनौपचारिक याचिका दायर करने के साधन ही नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये मेन करके जेल के अंदर बंद कैदियों के लिए है, गरीबों के लिए है, अन्य जो वंचित रूप हैं, जैसे कि हमारे आदिवासी वगैरह भी कर सकते हैं इसको। जैसे जज कैन ट्रीट प्लेन पोस्ट कार्ड्स, इनफॉर्मल लेटर्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एज ऑफिशियल रिट पेटिशंस अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अब ये मैंने आर्टिकल 2 बताए यहाँ पे, आर्टिकल 32 और आर्टिकल
226। अब होता क्या है, आर्टिकल 32 के तहत अगर हम बात करें तो ये जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास, और अगर आर्टिकल 226 से बात करें तो ये जाएगा सीधा हाई कोर्ट के पास। ठीक है, क्योंकि ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है और ये सुप्रीम कोर्ट से, तो इस चीज को हमें बेसिकली याद करना है थोड़ा सा, और समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब हमारा आ जाता है पार्टिसिपेटरी जस्टिस। पार्टिसिपेटरी जस्टिस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं आपको एक ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्टिसिपेटरी जस्टिस का मतलब है पीआईएल के अंदर न्यायालय, जो भी कोर्ट है, वो किसी भी प्रभावित व्यक्ति जो पीड़ित है और सामाजिक संस्था मतलब किसी भी एनजीओ के साथ में मिलकर लोकहित के मुद्दे जो हैं, जो भी लोकहित के मुद्दे हैं, उन सबको सोल्व करेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कानूनी सहायता आंदोलन की रणनीति शाखा है, मतलब कि कानून के दायरे के अंदर रहते रहते सहायता आंदोलन रखती है। ठीक है, अब इसके अंदर सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, मीडिया, इन सब की एक बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन रोल निभाते हैं ये। अब अगले पे आ जाते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये भी मैंने नहीं लिखा है, तो ऐसे ही सुन के समझ लीजिए। इसके अंदर क्या होता है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, कानून की व्याख्या समाज के व्यापक हित के लिए की जाती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे नाम से ही इसमें पता चल रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब कि इसके अंदर कोर्ट का तो बात होगी होगी, नागरिकों के अधिक। अब कोर्ट के अंदर क्या होता है, या तो किसी भी आदमी का अधिकार है, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा। ठीक है, समाज में जो एक न्याय है, न्याय को बढ़ावा देने के लिए ये सबसे ज्यादा रोल एक्ट करता है यहाँ पे। अब आ जाते हैं, अगला फीचर है एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू लाइफ टू इंक्लूड क्लीन इन्वायरमेंट, फ्री लीगल एड, डिग्निटी, स्पीडी ट्रायल एंड हेल्थ। अब एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आ जाता है, राइट टू लाइफ, और इंक्लूड क्लीन एनवायरनमेंट आ जाता है, फ्री लीगल एड आ जाता है, डिग्निटी आ जाती है, स्पीडी ट्रायल आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था वो वाला केस जो हुआ था हुसनारा खातून बनाम बिहार सरकार, ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड बताया था मैंने, तो वो यही चीज से रिलेटेड है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग फॉर सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस। सोशल इंजीनियरिंग का यूज क्या होता है, पीआईएल सामाजिक सुधार और न्याय के लिए एक उपकरण है, मतलब कि एक तरह से हमारे पास में यूज करने के लिए है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, कोई भी सामाजिक मतलब कि सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल बैलेंस बनाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का जो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ये यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और बताते हुए चलता हूं, किसी भी निजी याचिका मतलब कि कोई भी पर्सनल याचिका अगर हम डालते हैं और कोर्ट को लगता है कि ये सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको एक पीआईएल में कन्वर्ट कर देगी, और याचिका का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक कल्याण होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक ऑफ पीआईएल, आर्टिकल 32 मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 मतलब कि हाई कोर्ट, आर्टिकल 39A डीपीएसपी। अब दो तो मैं ये बता चुका हूं आपको, अब इस वाले पे चलते हैं, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड सिटीजन्स। जो भी बैकवर्ड सिटीजन्स हैं उन सबको फ्री लीगल एड देने के लिए। अब एक पॉइंट और है जो मैं बता देता हूं, पीआईएल डीएम, एसडीएम और हम एडीएम के पास में भी डाल सकते हैं। किसके तहत, बीएनएसएस के, बीएनएसएस 2023
2023 की आर्टिकल धारा नंबर 152 के तहत 152 के तहत अब क्या होता है, ये जो डीएम एसडीएम और एडीएम के पास में जाएगा ना, ये सिर्फ लोक न्यूसेंस या फिर पब्लिक न्यूसेंस के मामले जो है वो सब जाएंगे, सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस, पीयूबी पब्लिक न्यूसेंस, डबल एस ए एन सी ई, पब्लिक न्यूसेंस। जो भी पब्लिक न्यूसेंस के मामले हैं वो सब बीएनएसएस 2023 की धारा नंबर 152 के तहत हम पीआईएल किसके पास डाल सकते हैं, एडीएम, एसडीएम और डीएम के पास में। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, सब्जेक्ट मैटर्स एंटरटेन अंडर पीआईएल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन मुद्दों पर पीआईएल डाली जा सकती है और किन मुद्दे पर पीआईएल नहीं डाली जा सकती है। तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको लिखते रहिएगा और याद करते रहिएगा। जैसे कि आ, किसी भी बच्चों से संबंधित श्रमिकों का, मतलब कि जैसे कोई मजदूर है उसका मिनिमम वेजेस उसको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और श्रमिक कानून का उल्लंघन, मतलब कि लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। जेल सुधार, जैसे कि जेल में पड़ताड़ना, जेल में मृत्यु हो गई, रिहाई की मांग हो गई, पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई, पुलिस पड़ताड़ना हो गई, केस दर्ज करने से इनकार कर दिया गया, जैसे कोई एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तो जब भी हम पीआईएल डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर थाने के मतलब पूरा का पूरे स्टाफ के ऊपर। अब आ जाता है महिलाओं का उत्पीड़न, भी इसी के अंदर आ जाता है। जैसे महिलाओं का अपहरण हो गया, बलात्कार हुआ, दहेज का केस हुआ, हत्या हो गई, दुल्हन की उत्पीड़ना हो गई, ये सब पीआईएल के अंदर आ जाता है। एससी एसटी को आर्थिक रूप से पिछड़ों का उत्पीड़न करना, मतलब जैसे पुलिस या गांव के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करा जा रहा है किसी भी एससी या एसटी को। ठीक है, पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण, मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण, मिलावटी दवाएं, खाद्य पदार्थ, ठीक है, इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया, और जंगल जैसे वन आ गया, सांस्कृतिक विरासत, जो भी मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है उनका संरक्षण आ गया, दंगा पीड़ित कोई याचिका हो गई, जैसे दंगे हुए थे, पारिवारिक पेंशन से संबंधित हो गया, मतलब कि एक फैमिली पेंशन से रिलेटेड हो गया, भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो गया, शिक्षा से रिलेटेड हो गया, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, डिजिटल अधिकार और डेटा गोपनीयता से, अब तो डिजिटली भी आ चुका है इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा भी है एलिजिबल कैटेगरीज, बाउंडेड लेबर एंड स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस वायलेशन, ये जो मैंने अभी बताया आपको, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एंड ऑर्फन वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल बैलेंस, जेल रिफॉर्म्स, प्रिजनर्स राइट्स अंडर ट्रायल्स, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन्स एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब के लिए हम कर सकते हैं पीआईएल दायर। ठीक है, किस किस के लिए नहीं कर सकते, अब ये भी पढ़ना जरूरी है। जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट प्राइवेट डिस्प्यूट्स, अब क्या होता है, मकान मालिक और किराएदार का जो विवाद होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, तो इसके लिए हम पीआईएल दायर नहीं कर सकते। सेवा मामले, जैसे कि पेंशन हो गया और ग्रेजुएटी होगी, इन सब से रिलेटेड हम पीआईएल दायर नहीं कर सकते। किसी भी केंद्र या राज्य का स्थानीय सरकार के खिलाफ शिकायत हो जाती है, अगर वो अलग है, इन सब पॉइंटों से अलग है तो। ठीक है, किसी भी एजुकेशनल कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लेने जाएं तो उसके लिए भी हम, और वहां पे मना कर दिया जाए तो वहां भी हम पीआईएल दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पेंडिंग केस के लिए हम पीआईएल, जैसे कोई पेंडिंग केस पड़ा हुआ है और उसे हम पीआईएल दायर करना चाहें कि भाई पीआईएल दायर करनी है हमें, इसकी जल्द सुनवाई हो, तो वो उसके लिए हम पीआईएल दायर नहीं कर सकते। किसी भी पत्नी या बच्चों के लिए गुजारा भत्ता जो हो जाता है उससे रिलेटेड हो, तो उसके लिए भी हम नहीं कर सकते। डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट,
तो उसके लिए भी नहीं कर सकते। और किसी भी पॉलिटिकल गेन या पब्लिसिटी की जो स्टंट होता है उन सब के लिए भी हम पीआईएल दायर नहीं कर सकते हैं। चैलेंजेस एंड जुडिशियल गाइडलाइंस। अब क्या होता है, मिसयूज फॉर प्राइवेट गेन। कई लोग क्या होता है अपनी खुद के प्राइवेट गेन या फिर अपना फेम लेने के लिए पीआईएल का यूज करते हैं कि पीआईएल डालेंगे तो ये मुद्दा उछलेगा और हम फेमस हो जाएंगे। जैसे कि ऑफन मिसयूज फॉर सेटल पर्सनल वेडरेंट्स, पॉलिटिकल रिवलरी, मीडिया पब्लिसिटी रेदर देन जेन्युइन पब्लिक गुड, judicial overreach. Criticize argues that PIL sometimes lead the judiciary into policy making areas reserved for legislative and executive. सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस क्या होती है, जनता दल केसेस। कोर्ट मस्ट वेरीफाई द petitioner credentials, penalize favorable petitions and ensure genuine public benefit before admission। मतलब कि किसी भी पीआईएल को जारी करने से पहले या डालने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अब एक मिसलेनियस चीज और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, जैसे कि पीआईएल के अन्य नाम, पीआईएल अदर नेम्स। अब पीआईएल के अदर्स नेम क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है एस ए एल, मतलब कि सोशल एक्शन लिटिगेशन, या फिर एस आई एल मतलब कि सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर एक नाम है हमारा कलेक्टिव एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं हम इसको, पीआईएल को, ये सब पीआईएल के ही नाम है। सिटीजन एक्शन लिटिगेशन भी पीआईएल का नाम है, ठीक है। अब पीआईएल की दर्ज करने की प्रक्रिया मतलब कि एक प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले शिकायत दर्ज होगी किसी भी रिटर्न या फिर मौखिक पत्र या फिर किसी भी पत्र के माध्यम से, ठीक है। फिर सबूत पेश किए जाएंगे, फिर न्यायालय में निर्णय होगा, फिर सहकारी प्रयास मतलब कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति और न्यायालय मतलब कोर्ट और किसी भी अन्य संस्था से मिलकर कार्य करेगी। फिर उससे रिलेटेड जो रूल होगा उसको थोड़ा सा लचीलापन, न्यायिक सिद्धांतों के भीतर लचीलापन प्रदान करता है। निगरानी और अनुपालन मतलब कि न्यायालय पीआईएल के आदेशों के पालन की निगरानी के लिए किसी भी समिति या उसका गठन भी कर सकता है। और यहीं पर हमारी ये क्लास हो जाती है आज की। पीआईएल हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं इसके जो भी हमारे 2-3 क्वेश्चन आपको इसके अंदर डाल दूंगा एमसीक्यू में, तो आप उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगले हम पढ़ेंगे एनएसए मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। और सीईडीएडब्ल्यू की मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ साथ के साथ। सीईडीएडब्ल्यू इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।